कई नेताओं ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वो दौर था जब स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत एक नवोदित राष्ट्र के तौर पर था और दुनिया की निगाहें इस नवोदित राष्ट्र पर थी कि उसकी जो है क्या विदेश नीति और क्या जो है कूटनीतिक पॉलिसी होगी। तो प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, ख़ासकर जो है इतिहास से दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में हिस्ट्री लिए हुए हैं या फिर जो है इतिहासकार लोगों की भी ये राय है। तो कभी-कभी उन तमाम लोगों की एक राय कभी-कभी ज़रूर ये होती है कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू की जगह पर सुभाष चंद्र बोस रहते तो भारत की विदेश नीति और उसकी कूटनीति ये तमाम चीज़ों में क्या फ़र्क रहता। तो आज हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड एक वीडियो लेकर आए हैं जो कहीं न कहीं संभावनाओं पर भी आधारित है और कहीं न कहीं ये जो है एक आप लोगों के लिए नॉलेजेबल इंटरेस्ट के तौर पर भी एक तरह से ये वीडियो है। तो ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, यह सवाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है और लोगों में उत्सुकता होती है, ख़ासकर सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के दोनों के जो स्पेशली उनके जो दृष्टिकोण है, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह सवाल ज़रूर उठता है कि अगर नेहरू की जगह पर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री होते, तो भारत की क्या स्थिति होती और भारत की क्या पॉलिसी होती। तो देखा जाए तो स्पेशली अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट के दौर में तो सुभाष चंद्र बोस ने 1930 के दशक के आसपास अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ कई चीज़ों में भाग भी लिए थे और देश की आज़ादी में। उसके बाद वो विदेश चले गए और वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज के बाद आज़ाद हिंद सरकार का भी उन्होंने गठन किया और विदेशों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश उन्होंने की थी। और स्पेशली आप लोग भी जानते हैं कि त्रिपुरी और हरिपुरा जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष बने थे और फिर बाद में जो है दूसरी बार उन्हें जो वो अपने पद से वो इस्तीफ़ा दे दिए थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सवाल उठता है लोगों को कि अगर नेहरू की जगह पर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री रहते तो क्या फ़र्क रहता, क्या बदलाव रहता, दोनों में क्या जो है अलग-अलग चीज़ें थी। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस जो कि खुद उन्होंने जो है स्पेशली सिंगापुर में वहाँ उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फ़ौज के गठन से लेकर उन्होंने जो है कई चीज़ों पर काम किया और कहीं न कहीं वो जो है सैन्य शक्ति को मजबूत के लिए बढ़ावा देने के लिए वो ज़्यादा जो है इस मामले में ज़्यादा फ़ोकस करते थे। उनका एक ये था, उनके काम-काज के अंदाज़ से ये पता चलता है कि वो जो है सैन्य शक्ति को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है भारत की सम्मान और सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति को वो मजबूत ज़्यादा देखना चाहते थे। तो हो सकता है कि अगर हम 1947 के बाद जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री रहते, तो हो सकता था कि रक्षा बजट जो है उस पर ज़्यादा खर्च शुरुआत में ही हो सकता था और सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम जो है ज़्यादा पहले हो सकता था। हालाँकि रक्षा बजटों पर खर्च और सैन्य शक्ति पर जो है नेहरू के दौर में भी काम हुआ लेकिन बाद में हुआ। लेकिन कहीं न कहीं सैन्य शक्ति को मजबूत कराना और देश की सुरक्षा, ये तमाम ऐसी चीज़ों पर प्रायोरिटी जो है सुभाष चंद्र बोस की ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस एक तरह से सैन्य शक्ति
को मजबूत तो बनाना और साथ ही जो है उनकी जो कूटनीति जो थी वो ज़्यादा व्यवहारिक और जिसको आप यथार्थवादी भी कह सकते हैं वो हो सकती थी। तो इससे अगर देखा जाए तो वो जो पहले ही से स्पेशली वो जो है जो भारत के से भारत को खतरा था खासकर चीन उनसे, तो उससे वो सतर्क रह सकते थे। और जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति जो कहलाती है, जो नन अलायंस कहलाती है, और वो नन अलायंस को उन्होंने जो इसका समर्थन किया, इसकी शुरुआत की, तो उस दौर में जब स्पेशली अमेरिका और रूस दोनों में शीत युद्ध चल रहा था और दोनों एक बड़ी महाशक्ति थी, और उसी दौर में भारत जैसा एक नवोदित राष्ट्र की नज़र पूरे दुनिया में थी इस बात के लिए कि भारत जो है किस खेमा में जा सकता है और कहाँ वो किस दोनों में किसका वो समर्थन कर सकता है। तो ऐसे में नेहरू ने शानदार नन अलायंस गुटनिरपेक्ष नीति को अपना कर एक बेहतरीन मिसाल पेश की। तो कहीं न कहीं अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो हो सकता था कि वो जो है स्ट्रेटेजिक तौर पर एक अलायंस वो बनाते, यानी उनकी जो ये नन अलायंस के तौर पे ये रहें, वो इनका नहीं रहता। ये हो सकता था कि पश्चिमी देशों से स्पेशली अगर देखा जाए तो वो किसी न किसी के साथ वो जो है ज़्यादा जो है जल्दी एक सैन्य रिलेशन वो तैयार जल्दी हो सकता था। साथ ही अगर देखा जाए तो चीन और भारत ये दोनों के बीच जो है एक नारा लगा था, हिंद चीनी भाई भाई। और कहीं न कहीं 1962 का चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया, दोनों के पास जो झगड़े हुए, तो सुभाष चंद्र बोस अगर रहते तो अपने जो स्पेशली जो है चीन जैसे देशों पर पहले से ही अपनी तैयारी बनाकर रख सकते थे। पर ये तमाम चीज़ें उनके एक अनुभव और एक संभावनाओं पर आधारित है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पॉलिसी कुछ और भी हो सकती थी, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक क्रांतिकारी, एक महान योद्धा सुभाष चंद्र बोस थे, जिनकी सैन्य शक्ति पर वो ज़्यादा फोकस देते थे, और साथ ही जो है व्यावहारिक और यथार्थवादी चीज़ों पर वो ज़्यादा उनका भरोसा रहता था। तो उस हिसाब से उनकी नीति और पॉलिसी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर भी उभर कर रह सकती थी नेहरू जी के तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने जो काम किया उसको लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उनकी विदेश नीति की तो लोग तारीफ़ करते ही हैं। साथ ही एक ऐसे दौर में जब देश जो है इकोनॉमिक स्तर पर भी उतना जो है लंबे समय तक आज़ादी के लिए लड़ा और एक नवोदित राष्ट्र था, तो सैन्य शक्ति इसकी कमज़ोर तो थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से शीत युद्ध के बाद का जो माहौल था, तो इन तमाम चीज़ों के आधार पर उन्होंने जो आर्थिक सुधार करने का काम किया, जैसे खाद्यान्न के मामलों में तो उस दौर में भारत डिपेंड नहीं था। तो कहीं न कहीं पर नेहरू ने जो काम किया, वो काम जो है एक भारत को एक बेसिक आधार दिया, और उनकी विदेश नीति को लोग आज भी याद करते हैं। तो कहीं न कहीं ये 2-3 चीज़ों में ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसमें अलग-अलग जो है एक अनुभव और उनका जो है पॉलिसी नेहरू जी की और सुभाष चंद्र बोस की अलग हो सकती थी। और इसके अलावा देखा जाए तो मैंने पहले भी ये चर्चा की कि रक्षा बजट हो सकता था जो पहले धीमी शुरुआत हुई थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस जो है दुश्मन देशों से सतर्क रहकर अपनी सैन्य शक्तियों पर ज़्यादा बजटों में खर्च करते शुरुआत में ही, और ख़ासकर चीन से वो जो है वो चीन हो या फिर और भी जो देशों से ख़तरा था, उस ख़तरे से बचने के लिए वो काम करते। एक और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कि वो औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे। जी हाँ,
ये औद्योगिकरण को उन्होंने प्रेफ़रेंस हमेशा दिया। अगर हम देखें 1920 से 30 के दशक के दौर में जब स्पेशली असहयोग मूवमेंट हुआ या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो गांधी जी ने जो है स्पेशली हथकरघा और खादी जो सूत काटने वाली जो योजना है, उन तमाम चीज़ों पर उन्होंने ज़ोर दिया और कहीं न कहीं उन्होंने जो है इसका अभियान को चलाया। तो उस दौर में भी ख़ासकर जो है सुभाष चंद्र बोस की जो राय थी, वो थी कि इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाए, इन औद्योगिकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और ने गांधी जी जो थे, वो जो है स्पेशली जो है हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर बढ़ावा देना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर भारत में 70 से 80% आबादी गाँव में रहती है और ऐसे में ज़्यादा औद्योगिकरण होगा। ऐसा नहीं कि औद्योगिकरण के वो बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन उनका मानना था कि कहीं न कहीं गाँव की जो अर्थव्यवस्था हो, उसके लिए गाँव में ही जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जैसे उद्योग धंधा को बढ़ावा देना चाहिए। और अगर औद्योगिकरण होता है तो इससे शहरी विकास ज़्यादा होगा और गाँव का विकास कम होगा। ज़्यादातर आबादी गाँव में है, इसलिए गाँव के लोग पिछड़ जाएँगे। ये गांधी जी की एक सोच थी। बहरहाल औद्योगिकरण का स्पेशली सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही एक तरह से उनका दृष्टिकोण था बढ़ावा देने के लिए। तो भारत के जब प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कई चीज़ों में काम किए, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस अगर रहते तो कहीं न कहीं जो है वो जो है स्पेशली औद्योगिकरण को बहुत ही जल्दी से तेज़ी लाने की कोशिश करते। ऐसा जो है उनके जो दृष्टिकोण है उन है उस बेस पर कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर वो प्रधानमंत्री रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस अगर प्रधानमंत्री के तौर पर रहते, तो उनकी सैन्य नीति जो है वो ज़्यादा फोकस रहती, सैन्य शक्ति को मजबूत जो है बहुत जल्दी शुरुआत कर देते। और साथ ही जो है उनकी जो कूटनीति है वो एक तरह से व्यवहारिक हो सकती थी, यथार्थवादी जिसको बोल सकते हैं। और साथ ही जो है आर्थिक क्षेत्रों पर विकास में भी वो जल्दी काम कर सकते थे। वो जो है स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की सुरक्षा के लिए कई तरह के हथियारों बनाने के लिए जो है ज़्यादा बजट जो है रक्षा पर, डिफेंस पर शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते थे। और साथ ही जो है एक चीज़ ये भी है कि स्पेशली जो है उद्योग धंधे के लिए भी वो निवेश जल्द ही कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ ऐसे थी जो एक सुभाष चंद्र बोस के अगर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर वो रहते तो वो इस तरह से काम कर सकते थे। ये अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हो सकता है कि उनकी पॉलिसी कुछ थोड़ा उस कंडीशन स्थिति जो भारत एक नवोदित राष्ट्र के तौर पर था, तो उस हिसाब से जो उनकी सोच थी उसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो सकता था हालात और परिस्थिति देख के। क्योंकि नेहरू जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने देश की हालात और परिस्थिति को बहुत बहुत खूबी से समझा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उथल-पुथल था, सोवियत संघ जैसी महाशक्ति थी और स्पेशली अगर देखा जाए तो अमेरिका, ये दो बड़े जो है राष्ट्र दो खेमे में बटा हुआ था। और ऐसे में नवोदित राष्ट्र भारत पर सबकी नज़रें थी कि वो किस खेमा में जाएगा। लेकिन उन्होंने नॉन अलायंस गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाकर एक शानदार विदेश नीति को की पॉलिसी को अपनाई। साथ ही उन्होंने शुरुआत में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अगर देखा जाए तो बजटों में ख़ासकर जो है सैनिक के डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा चीज़ों का जो है उतना खर्च नहीं किए। और साथ ही जो है सबसे ज़्यादा भारत के लिए जो है खाद्यान्न की एक प्रॉब्लम थी। तो धीरे-धीरे भारत में उन्होंने तो एक देश को जो बेसिक आधार दिया और साथ ही जो विकास किया वो शुरुआत में थोड़ा मजबूरी में जो है थोड़ा धीमी रही, क्योंकि भारत का
में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में कोई भी प्रधानमंत्री बनता नेहरू जी की तरह, तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर विकास पर ध्यान देता। ऐसे में नेहरू जी ने भी जो विकास और अलग-अलग चीज़ों पर एक पद पर जो उन्होंने काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। फिर भी अगर देखा जाए तो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, दोनों ने देश की सेवा के लिए काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने देश में रहकर और फिर विदेशों में जा रहकर जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सैन्य शक्तियों को विदेशों में भी जाकर स्थापित करने की कोशिश की। आज़ाद हिंद फ़ौज हो या आज़ाद हिंद सरकार हो, और उन तमाम चीज़ों की वजह से तो लोग जो है हमेशा याद करेंगे। हालाँकि सुभाष चंद्र बोस के जो निधन के जो बातें हैं, जो कई तरह की आज भी लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका निधन पर जो है एक तरह से सवालिया निशान है, और आज तक ये नहीं पता चला कि हकीकत में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश से हुई या फिर कोई और ये आज तक वो पता नहीं चला। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, देश की सेवा के लिए जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय रहा। शुक्रिया।